हेलो एंड वेरी गुड मॉर्निंग किड्स। उम्मीद है बेटा तुम लोग पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो बच्चे लोग, हम लोगों ने अभी जो लास्ट क्लास में, इससे पहले जो लेक्चर था, उसमें हम लोगों ने इंडस्ट्रियल जो रिलेशन कोड है उसको स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोगों ने बेसिक डेफिनेशन और साथ ही साथ आप लोग का जो ट्रेड यूनियन का जो नया कॉन्सेप्ट है उसको कवर किया। ध्यान रखना, ट्रेड यूनियन का चांसेस है कि पेपर में क्वेश्चन आ सकता है, तो ध्यान रखेंगे इस चीज को। तो चलिए बच्चे लोग, आज हम लोग आप लोग का यहां से स्टार्ट कर देंगे मैकेनिज्म। अब थोड़ा ध्यान समझिए, होता क्या ना, कोई भी इंडस्ट्रियल स्टेब्लिशमेंट में अगर डिस्प्यूट होता है, जिसको इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट बोलते हैं, क्या बोलते हैं सर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट? सर वो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट किनके बीच में हो सकता है? याद करो किनके बीच में होता है? सर वर्कर और वर्कर के बीच में हो सकता है। अच्छा हाँ सर, वर्कर और वर्कर के बीच में। अच्छा सर, वो इंप्लॉयर और वर्कर के बीच में हो सकता है। सर इवन इंप्लॉयर और इंप्लॉयर के बीच में भी डिस्प्यूट हो सकता है। तो ऐसा कुछ भी अगर डिस्प्यूट होता है तो उसका सेटलमेंट कैसे होता है और हमको कहां जाके काम करना पड़ेगा, समझ आया कि नहीं? आप बच्चे लोग तो ध्यान समझना। तो वर्कर के बेनिफिट के लिए दो बाय पार्टी फोरम तो पहले बना दिया गया है। जो पहला क्या था याद करो, वर्क कमेटी, दूसरा क्या था, ग्रीवेंस रिड्रेसल कमेटी। लेकिन इसके ऊपर अगर आप देखोगे तो हो गया आपका कंसलेशन, हो गया आर्बिट्रेशन, हो गया आप लोग का इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल, हो गया और नेशनल इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल भी होता है। तो ध्यान समझिएगा कि कोई भी अगर डिस्प्यूट होता है तो सबसे पहले उसका रेफरेंस जो है ना हम आर्बिट्रेशन में दे सकते हैं। कहां दे सकते हैं हम लोग? आर्बिट्रेशन में। देखो, आर्बिट्रेशन में अगर आप लोग को रेफरेंस देना है तो एक चीज ध्यान समझ लेना, इंप्लॉयर और वर्कर को दोनों को राइटिंग में आके म्यूचुअली एग्री करना पड़ेगा, तभी आर्बिट्रेशन में जाना है आप लोग को। और सर हमारे लिए आर्बिट्रेटर कौन होगा? आर्बिट्रेटर जो एग्रीमेंट में जिसका नाम होगा वही हम लोग का आर्बिट्रेटर कहलाएगा। समझ आया बच्चे लोग? तो अगर हम लोग को आर्बिट्रेशन में अगर वॉलेंट्री अगर रेफरेंस देना है तो हम लोग को एग्रीमेंट चाहिए, मतलब लिखित में चाहिए, दोनों के बीच में, इंप्लॉयर और वर्कर के बीच में। और आर्बिट्रेटर कौन होगा? वो एग्रीमेंट में लिखा होगा। लेकिन क्या होता है ना, कई बार आर्बिट्रेटर हमारे चार हो गए जिसमें डिसीजन नहीं हो पा रहा है, मेजोरिटी नहीं आ पा रही है, या तो कोई डिस्प्यूट होता है, तो उस केस में एक दूसरे पर्सन को अपॉइंट किया जाएगा। समझ आया कि नहीं? उसको हम लोग यहाँ वर्ड यूज करेंगे अंपायर, और अंपायर का डिसीजन क्या होगा? फाइनल होगा। सर अब अंपायर कैसे काम करेगा? जैसे कि दो लोग हैं, मान लेते हैं ए बी एक साइड एंड सी एंड डी, दोनों का वोट अगर एक साइड आया तो 50-50% हो जाएगा। तो इस केस में मेजोरिटी तो आ नहीं पाएगा, तो अब आएगा नया पर्सन, मान लेते हैं ई, जिसको हम अंपायर वर्ड यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? अंपायर वर्ड यूज करेंगे। अब ये पर्सन जिधर वोट करेगा उधर मेजोरिटी आ गया। समझ आया बच्चे लोग? फिर ध्यान समझना, नोटिस अगर आर्बिट्रेशन के थ्रू अगर जाएगा तो नोटिस किसको देना पड़ेगा? एजी ओजी। याद है तुम लोग को? एजी कौन सा है? कौन सा है? वो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। और सीओ कौन है? सीओ कौन है बताओ सर? सीओ कौन है? कंसलेशन ऑफिसर। इन दोनों को आप लोग को नोटिस देके चलना पड़ेगा। और थोड़ा ध्यान समझना, अगर जनरल डिस्प्यूट है, जनरल डिस्प्यूट मतलब समझते हो सर, वो ना एट लार्ज वाली बात है, मतलब सबकी बात है, तो कहां कहां से आ सकता है? ट्रेड यूनियन से आ सकता है। एप्लीकेशन किससे आ सकता है सर? ट्रेड यूनियन से आ सकता है, अगर नेगोशिएटिंग काउंसिल है तो, और या तो नेगोशिएटिंग यूनियन है तो। समझ आए बच्चे लोग? और अगर इंडिविजुअल है तो उसी वर्कर के थ्रू आएगा, या तो कोई वर्कर के रिप्रेजेंटेशन में आएगा। समझ आए बच्चे लोग? थोड़ा ध्यान समझना, आर्बिट्रेशन के टाइम पे स्ट्राइक और लॉकआउट प्रोहिबिट रहेगा। क्या रहेगा आप लोग का? स्ट्राइक एंड लॉकआउट प्रोहिबिट रहेगा। तो इस तरीके से आप लोग का वॉलेंट्री रेफरेंस जाता है आर्बिट्रेशन में। समझ आया बच्चे लोग? उसका थोड़ा ध्यान समझना। अब इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए आप लोग के तीन मैकेनिज्म है। क्या मैकेनिज्म? आप लोग तीन। सबसे पहले जाएगा आप लोग कंसलेशन ऑफिसर के पास। किसके पास जाएगा? कंसलेशन ऑफिसर के पास। दूसरा जाएगा इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल, फिर जाएगा आप लोग का नेशनल इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल। देखो, कंसलेशन ऑफिसर इज ओके, लेकिन इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल एक नया कॉन्सेप्ट है, मतलब सर इतने दिन में आप डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हो, ऐसा आप लोगों ने फीचर्स में पढ़ा था। ओके, अब सबसे पहले बात करते हैं कंसलेशन ऑफिसर मतलब होता क्या। उससे पहले एक चीज समझिए कि कंसलेशन होता क्या है। कंसलेशन क्या होता है बच्चे लोग? सेटलमेंट है, समझौता है। क्या है ना, वो कंसलेशन जो ऑफिसर है ना, दोनों के बीच में जाके बात करेगा और दोनों को समझौता करवाएगा। ठीक है, तो एज पर द न्यू लेबर कोड, जो कंसलेशन ऑफिसर है उसका एक काम रहेगा मीडिएट एंड प्रमोट सेटलमेंट। उसका एक काम रहेगा कि सेटलमेंट को प्रमोट करेगा और बीच में जाकर काम करेगा। एजी जो है एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट उसको अपॉइंट करेगा। ओके, कोई स्पेसिफिक एरिया के लिए करेगा या तो कोई स्पेसिफिक इंडस्ट्री के लिए करेगा। किस चीज के लिए करेगा? या तो स्पेसिफिक एरिया के लिए करेगा या तो स्पेसिफिक इंडस्ट्री के लिए करेगा। तो ध्यान समझना, और या तो कंसलेशन ऑफिसर लाइफ टाइम परमानेंट हो सकता है, और या तो फिक्स टर्म के लिए भी अपॉइंट हो सकता है। और किस चीज के लिए हो सकता है? वो फिक्स टर्म के लिए भी अपॉइंट हो सकता है। तो ध्यान समझना, यहाँ पास कंसलेशन ऑफिसर का एकदम सिंपल सा नियम है, ये मीडिएट और प्रमोट करेगा सेटलमेंट को। ओके, कोई स्पेसिफिक एरिया और इंडस्ट्री के लिए अपॉइंट हो सकता है, और अपॉइंटमेंट जो है परमानेंट और टेम्पररी भी हो सकता है। समझ आया बच्चे लोग एवरीवन? फिर आता है आप लोग का इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल। अब थोड़ा ध्यान समझना, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल जो है ना, मेन जो इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल का पर्पस ये है कि जितने भी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट होंगे वो इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल में ही आएंगे। किसमें आएंगे? इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल में।
ध्यान समझना, अगर किसी भी एक्ट में कोड में अगर ट्रिब्यूनल बना दिया गया तो इसको स्पेशल कोर्ट का भी नाम दे सकते हो आप लोग, और ये कोर्ट कहीं सिविल में नहीं जाएगा। और अगर चाहे बात बताओ, अगर सिविल कोर्ट में केस डालना ही है तो काहे का ट्रिब्यूनल बना के रखें? तो सारी चीजें यही आएंगे आप लोग। समझ आया बच्चे लोग एवरीवन? तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट जितना भी एडजुडिकेशन यही होगा, और कोर्ट का फंक्शन परफॉर्म कौन करेगा? ये इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल करेगा। समझ आया बच्चे लोग? कौन परफॉर्म करेगा? इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल परफॉर्म करेगा। क्लियर है? अब देखो कंपोजिशन याद है सर, आप लोगों ने साइलेंट फीचर्स में पढ़ा था पता है कि क्विक डिसीजन के लिए 2 मेंबर लाए हैं। याद है आप लोगों को? 2 मेंबर लाया गया क्विक डिसीजन हो। पहला क्या होता है आप लोग का? जुडिशियल होता है, दूसरा एडमिनिस्ट्रेटिव। समझ आया बच्चे लोग? तो इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल में 2 प्रकार के आप लोग के मेंबर होंगे, पहला होगा आप लोग का जुडिशियल, दूसरा होगा एडमिनिस्ट्रेटिव। समझ आया बच्चे लोग? अब देखो बेंचेस कैसे बनेंगे। बेंचेस आप लोग के ना 3 प्रकार के बेंचेस बन सकते हैं, या तो जुडिशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव दोनों साथ में बैठेंगे, या तो सिर्फ जुडिशियल बैठेगा, या तो सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव बैठेगा। 3 बेंचेस हो सकते हैं। पहला क्या बोला मैंने? जुडिशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव दोनों हो सकते हैं, या तो सिर्फ जुडिशियल हो सकता है, या तो सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव हो सकता है। इस तरीके से बेंचेस रहेंगे। ओके, अब थोड़ा ध्यान समझना, कुछ कुछ ऐसे केस हैं जो दोनों डिसाइड करेंगे। दोनों डिसाइड करेंगे मतलब जो जुडिशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव जो बेंच है वहीं ये मुद्दे डिसाइड होंगे, और वहीं डिसाइड होना मैंडेटरी। समझ आया बच्चे लोग? सबसे पहले बोलता है स्टैंडिंग ऑर्डर। स्टैंडिंग ऑर्डर से रिलेटेड अगर कुछ भी अगर चीज है, स्टैंडिंग ऑर्डर क्या होता है सर? वो क्या है ना, रेडीमेड ऑर्डर होता है जो गवर्नमेंट देता है, जिसको हम लोग कॉपी करके वर्क अपने फैक्ट्री में अप्लाई करना होता है। डिसमिशल, डिस्चार्ज, स्ट्राइक और लॉकआउट मेरा लीगल है कि नहीं है, रिट्रेंचमेंट और क्लोजर के बारे में, और ट्रेड यूनियन के डिस्प्यूट के बारे में। ये जो 5 चीजें हैं थोड़ा ध्यान समझना, इनको दोनों बेंचेस मिलके ही डिसाइड करेंगे। मेरा कहने का मतलब है पहला केस यही डिसाइड होगा। समझ आए बच्चे लोग एवरीवन? यस और नो? तो बताइए सर, पहला क्या था सर? स्टैंडिंग ऑर्डर। दूसरा क्या बोलता है? डिसमिशल एंड डिस्चार्ज बोलता है। और ये चेक करने के लिए हमारा स्ट्राइक और लॉकआउट लीगल है कि नहीं है। और सर लीगल कब होगा? पढ़ेंगे बच्चे लोग, थोड़ी देर में पढ़ेंगे। ओके, स्ट्राइक और लॉकआउट लीगल है कि नहीं उसमें बात करना पड़ेगा। ठीक है, रिट्रेचमेंट एंड क्लोजर के बारे में, और ट्रेड यूनियन डिस्प्यूट के बारे में। समझा बच्चे? उसको अगर याद करना आप लोग TDSLR करके याद कर सकते हो। टी मतलब आप लोग का होता है ट्रेड यूनियन डिस्प्यूट, डी मतलब होता है डिसमिसल, एस मतलब होता है आप लोग का स्टैंडिंग ऑर्डर, ओके, एल मतलब लीगल, और आर मतलब आप लोग का रिट्रेंचमेंट। समझ आ गया बच्चे लोग एवरीवन? यस और नो? अब तो ध्यान समझना, क्वालिफिकेशन एंड सर्विस कंडीशन के बारे में अगर बात करोगे, सेंट्रल ट्रिब्यूनल के नियम और कानून आएंगे फाइनेंस एक्ट से। किससे आएंगे? फाइनेंस एक्ट से। स्टेट ट्रिब्यूनल का आएगा स्टेट गवर्नमेंट से, और जो एडमिनिस्ट्रेटिव रहेगा वो ज्वाइंट सेक्रेटरी के थ्रू होगा। किसके थ्रू होगा? ज्वाइंट सेक्रेटरी के थ्रू होगा। थोड़ा समझते हैं तो ध्यान दीजिएगा। देखो क्वालिफिकेशन क्या है, अगर आप लोग का सेंट्रल ट्रिब्यूनल है तो एज पर द फाइनेंस एक्ट 2017 रूल से आएगा। स्टेट ट्रिब्यूनल है तो स्टेट गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करेगा, और एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर है ना कम से कम ज्वाइंट सेक्रेटरी के रैंक में होना चाहिए। किसमें होना चाहिए? ज्वाइंट सेक्रेटरी के रैंक में होना चाहिए। हमेशा ध्यान रखना, सर्विस कंडीशन ऐसा रहेगा कि अपॉइंटमेंट के बाद चीजें ना खराब नहीं होनी चाहिए। ठीक है, वैकेंसी कैसे फुलफिल होगा भैया गवर्नमेंट बताएगा यार। चाहे तो ट्रिब्यूनल के फंक्शन को अच्छे तरीके से परफॉर्म करने के लिए एडिशनल ऑफिसर एंड स्टाफ भी दिया जाएगा। क्लियर है बच्चे लोग एवरीवन? यस और नो यहां तक? ठीक, अब थोड़ा ध्यान समझना। अब होता क्या है ना कि ट्रिब्यूनल का वैलिडिटी कितना होगा कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर, अब थोड़ा ध्यान समझना। पता है एक चीज बताना, जैसे कि कोर्ट में ना एक केस चल रहा है, एक जज सुनवाई कर रहे थे, मान जज का रिटायरमेंट हो गया, जज रिमूव हो गया किसी कारण से, अब नया जज आया, तो क्या मेरा केस वापस से चालू होगा कि जहां से मेरा केस रुका था वहीं चालू होगा? सर ऐसे में तो सर केस पुराना होगा तो सर बहुत दिन हो जाएगा सर ऐसे में। तो बेटा जहां से खत्म हुआ था वहीं से प्रोसीडिंग होगा। तो थोड़ा ध्यान समझना, अगर नया जुडिशियल मेंबर और एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर अगर अपॉइंट होता है, नया जुडिशियल मेंबर या एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर अगर अपॉइंट होता है, तो उसके कारण आपका प्रोसीडिंग इनवैलिड नहीं होगा। तो ध्यान समझना वर्ड क्या बोलता है, अपॉइंटमेंट और ऑफ जुडिशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर कैन नॉट बी चैलेंज मियरली ड्यू टू वैकेंसी और डिफेक्ट इन कॉन्स्टिट्यूशन, प्रोसीडिंग ऑफ ट्रिब्यूनल रिमेन वैलिड डिस्पाइट सच डिफेक्ट। मतलब वैकेंसी हो गया अपॉइंटमेंट के बाद, या तो कॉन्स्टिट्यूशन ही बेकार है, मतलब जो लाए हो ना मेंबर वो लोग बेकार है, तो इसके कारण प्रोसीडिंग तुम्हारा खराब नहीं होगा भैया, प्रोसीडिंग विल बी स्टिल वैलिड। समझ आया बच्चे लोग? प्रोसीडिंग आप लोग का वैलिड रहेगा। इसी को इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल बोला जाता है। इसमें ध्यान रखना नया कॉन्सेप्ट आया है, इसको J+A के नाम से जानोगे। सर जे क्या होता है सर? जुडिशियल मेंबर होता है पहला, और दूसरा क्या होता है? एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर। समझ आया बच्चे लोग एवरीवन? यस और नो? देखो तो 3 प्रकार के मैकेनिज्म होते हैं। पहला क्या होता है आप लोग का? कंसलेशन ऑफिसर। पहला क्या होता है? कंसलेशन ऑफिसर। दूसरा क्या होता है आप लोग का? सर दूसरा बताओ ना सर। वो इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल होता है ना सर जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट करता है, J और A। और तीसरा क्या होता है आप लोग का? NIT, नेशनल इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल। तो ध्यान समझना, नेशनल इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल बात हर बार नहीं जाएगी, तो सर कब जाएगी? सर कब जाएगी? जब वो नेशनल इंपॉर्टेंस होगा। नेशनल इंपॉर्टेंस का बात होगा किस चीज का? सर जब वो नेशनल इंपॉर्टेंस की बात होगी और जिसमें मल्टीपल स्टेट इन्वॉल्व होंगे,
ओके। एनआईटी जो है, नेशनल इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल जो है, तभी काम करेगा जब मुद्दा ना बड़ा है भाई, नेशनल मुद्दा है। ओके, मतलब इतने वर्कर लोग इन्वॉल्व हो गए, नेशनली वाले वर्कर इन्वॉल्व हो गए, या तो ऐसा डिस्प्यूट होगा जिसमें एक से ज्यादा अगर स्टेट इन्वॉल्व हो गए तो मेन सेंट्रल को ही बात करना पड़ेगा इसमें। क्लियर है? कंपोजिशन क्या होगा? अगेंस्ट जुडिशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर रहेंगे इसमें। कौन रहेंगे? जुडिशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर रहेंगे। अब तो ध्यान समझना सर इन लोगों का क्वालिफिकेशन क्या है, तो ध्यान समझना। जो जुडिशियल मेंबर है उनको कम से कम हाईकोर्ट का जज होना पड़ेगा, समझ आएगी ना, या तो प्रेजेंट और फॉर्मर, कम से कम हाई कोर्ट का जज होना पड़ेगा, मतलब एक्स ऑफिसर वाली बात है। क्लियर है? फिर जुडिशियल मेंबर मस्ट बी सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और इक्विवेलेंट। क्या होना पड़ेगा उनको? सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होना पड़ेगा, या तो उसके इक्विवेलेंट होना पड़ेगा। ध्यान समझना, लेबर लॉ में एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। मतलब सर तुम लेबर लॉ के एनआईटी में बैठो, लेबर लॉ नहीं पता तो मजा नहीं आएगा ना, नए नए लोगों नहीं बैठा जाता। तो लेबर लॉ में क्या होना चाहिए? आप लोग के पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। समझ आया बच्चे लोग? एवरीवन यस और नो? अब थोड़ा ध्यान समझना, हमेशा ध्यान रखना कि ये जो सर्विस कंडीशंस जो भी चीज होंगी ना, वो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट आप लोगों को बताएगा। क्लियर है बच्चे लोग? एवरीवन ठीक। अब जो ट्रिब्यूनल और जो एनआईटी है उसका डिसीजन होता कैसे? अब थोड़ा ध्यान समझना कि जो डिसीजन है एकदम सिंपल सी बात है कि मेजोरिटी में होता है। किसमें होता है? मेजोरिटी में होता है। और अगर डिसएग्री होते हैं, मान लेते हैं मेंबर लोग आपस में, सर वो जो आर्बिट्रेशन में अगर डिसएग्री होते हैं तो सर वो अंपायर को बुलाते हैं। क्रिकेट अंपायर जानते हो ना, बीच में याद है तुम लोग बचपन में वो क्रिकेट खेलते थे तो एक एक्स्ट्रा प्लेयर होता था, तो उसको तुम लोग क्या लगते थे? सर बीच में खेलने के लिए दोनों साइड से बैटिंग करेगा और बॉलिंग करेगा, कॉमन बोलते थे उन लोग, वही वाली बात है, कॉमन वाला अंपायर। लेकिन यहाँ क्या होता है पता है? अगर मेंबर डिसएग्री हो गए ना तो एजी को बताओ। किसको बताओ? एजी। एजी बोले तो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को। अब अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट क्या करेगा? आपको नया जुडिशियल ऑफिसर, जुडिशियल मेंबर अपॉइंट करके देगा। अब वो जो डिसीजन देगा वो माना जाएगा। क्लियर बच्चे लोग? तो इस तरीके से आप लोग को एनआईटी का प्रोविजन भी खत्म होता है। लेकिन 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 तो ध्यान समझना, उनके पावर्स के बारे में भी बात करेंगे, उनके पास क्या क्या पावर होता है भाई, तो ध्यान समझना। अब देखो भाई, ट्रिब्यूनल है तो पूरे सिविल कोड के पावर तो होल्ड करेंगे ही करेंगे। प्रोसीजर क्या है, पावर क्या है? आर्बिट्रेटर, कंसलेशन ऑफिसर, ट्रिब्यूनल और एनआईटी का। तो थोड़ा ध्यान से समझना, यहां पास इनका जो प्रोसीजर है ना, वो अपने हिसाब से फॉलो करेंगे। उनको जैसा ठीक लग रहा है वैसे वो लोग प्रोसीडिंग को कंप्लीट करेंगे, लेकिन सब्जेक्ट टू द कोड। कोड के खिलाफ नहीं जाना है, समझ जैसा कोड में लिखा है उसको तो मानना पड़ेगा, लेकिन जैसे चाहे वैसे प्रोसीजर फॉलो कर सकते हैं। ठीक है? पावर क्या है? कोई भी प्रीमाइसेस में एंटर कर सकते हैं विद नोटिस ना, ऐसा नहीं है भैया कि अचानक से रेड मार दिए, रेड वाला कॉन्सेप्ट नहीं होगा यहाँ पर। समझ आया चलो? एंटर कर सकते हैं प्रीमाइसेस को विद नोटिस के साथ। सिविल कोड का पावर होता है, विटनेस बुला सकते हैं, उसमें एग्जामिन करवा सकते हैं, डॉक्यूमेंट को डिमांड कर सकते हैं, कमीशन भी इशू कर सकते हैं। समझ आया बच्चे लोग? तो जैसे सिविल कोड का पावर होता है ना, विटनेस बुला सकते हैं भाई, सर ओथ में एग्जामिन करवा सकते हैं, डिमांड कर सकते हैं सर डॉक्यूमेंट को, और कमीशन इशू कर सकते हैं। कंसलेशन ऑफिसर को थोड़ा अलग एक्स्ट्रा पावर दिया गया है इस कोड में, कि किसी को बुला सकता है, सम्मन करा सकता है और इंस्पेक्ट कर सकता है डॉक्यूमेंट को। समझ आया बच्चे लोग? ठीक। गवर्नमेंट अपॉइंट कर सकता है एक्सपर्ट को अगर असिस्टेंट चाहिए। तो क्या होता है ना कि समटाइम जज को, जो ट्रिब्यूनल है उसको हो सकता है कि कुछ गवर्नमेंट जो एक्सपर्ट ओपिनियन चाहिए, तो उसके लिए एक्सपर्ट असिस्टेंस भी ले सकता है। समझ आया बच्चे लोग? एवरीवन यस और नो? तो ध्यान समझिएगा, ये पावर होता है आप लोग के सिविल कोड का। क्लियर है? अब ध्यान थोड़ा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा ध्यान समझिएगा। सबसे बड़ा मेन क्वेश्चन ये होता है कि कंसलेशन और एडजुडिकेशन डिस्प्यूट चालू कब होता है, प्रोसीड कैसे होता है, मतलब सर कब चालू होगा कब खत्म होगा? थोड़ा ध्यान से समझना। जिस दिन डिस्प्यूट अराइज हुआ है ना, उसके 2 साल के अंदर अंदर तक आपको इनिशिएट कर देना है। ऐसा नहीं है भाई अभी 2026 चल रहा है सर, हम ना 5 साल पुराना केस को इनिशिएट करना चाहते हैं, थोड़ा समय सीमा होता है। समझ आया बच्चे लोग? तो कोड में कितना दिया है? 2 साल दिया गया। डिस्प्यूट अराइज हुआ ना, तो उसके 2 साल के अंदर आप लोग क्या करना पड़ेगा? इनिशिएट करना पड़ेगा। या तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट चल रहा है, या तो अप्रेंडेड, या तो चल के खत्म हो चुका है। समझ आया बच्चे लोग? और या तो नोटिस दिया गया, दो चीज हो सकता है। कब इनिशिएट होगा एडजुडिकेशन? या तो आईडी एक्सिस्ट करता है, आईडी बोले तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, या तो अप्रेंडेड है, या तो नोटिस दे दिया गया। क्लियर है बच्चे लोग? फिर आता है रोल एंड फंक्शन ऑफ कंसलेशन ऑफिसर। कंसलेशन ऑफिसर क्या रोल एंड फंक्शन होगा? इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट को इन्वेस्टिगेट करेगा, फैक्ट को एग्जामिन करेगा, क्या सही है क्या गलत है भैया, और फेयर एंड एमिकल सेटलमेंट। एमिकल मतलब क्या होता है? वो सर वो क्या आपको लाइटली होगा, मारपीट वारपीट में नहीं जाना है हम लोग को। समझ आए बच्चे लोग? तो थोड़ा ध्यान समझना। देखो अगर आप थोड़ा ध्यान दो तो रोल एंड फंक्शन ऑफ कंसलेशन ऑफिसर क्या होता है? द कंसलेशन ऑफिसर इन्वेस्टिगेट द डिस्प्यूट एंड रिलेटेड मैटर। डिस्प्यूट को इन्वेस्टिगेट करेगा और रिलेटेड मैटर को भी करेगा यार। एग्जामिन फैक्ट एंड सर्कमटेंसेस अफेक्टिंग द सेटलमेंट। एग्जामिन करेगा फैक्ट को और सर्कमटेंसेस को जो सेटलमेंट को अफेक्ट करेगा यार। टेक नेसेसरी स्टेप टू ब्रिंग अबाउट फेयर एंड एमिकल सेटलमेंट
बिटवीन पार्टीज। मतलब हर वो कोशिश करेगा जिससे इनके बीच में प्रॉपरली सेटलमेंट हो जाए बिना कोई डिस्प्यूट के। समझ आया बच्चे लोग एवरीवन? यस और नो? अब थोड़ा ध्यान समझना, सेटलमेंट हुआ कि नहीं हुआ उसका कुछ केस है। अगर सेटलमेंट हो गया अच्छी बात है, देखो आप कंसलेशन ऑफिसर के पास गए, सेटलमेंट हो गया तो अच्छी बात है। सेटलमेंट अगर हो गया तो भैया सेटलमेंट में दोनों पार्टीज को एग्री होना पड़ेगा। अगर कंसलेशन में हुआ है तो मीडिएट करने आता है वो, तो दोनों पार्टीज को मेमोरेंडम साइन करना पड़ेगा कि हम समझौता कर रहे हैं, और उस रिपोर्ट को आप लोग को अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को भी सेंड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को भी सेंड करना पड़ेगा। ओके, और अगर समझौता नहीं हो पाता तो रिपोर्ट दोगे, उस पार्टीज को भी लिख के रिपोर्ट बना दोगे, और अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को भी दोगे। किसको दोगे सर? अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को भी दोगे। ओके, डिटेल आप ये बताओगे आपने क्या क्या स्टेप लिया, रिलेवेंट क्या क्या फैक्ट थे, और कारण बताइए क्यों सेटलमेंट नहीं हो पाया। आप तो कोशिश कर रहे थे ना, क्यों सेटलमेंट नहीं हो पाया, इनका भी डिटेल आप लोग को देना पड़ेगा। समझ आया बच्चे लोग? तो सेटलमेंट अगर हो गया तो रिपोर्ट दोगे एजी को, मेमोरेंडम साइन करवा लो दोनों पार्टी से। अगर नहीं हो पाया तो एजी और पार्टी दोनों को बता दो, और ये बताना है कि आप लोगों ने आपने क्या स्टेप लिए और क्या क्या रिलेवेंट फैक्ट है, और रीजन बताओ कि सेटलमेंट क्यों नहीं हो पाया। समझा बच्चे लोग? अब रिपोर्ट कैसे करना है? जनरली 45 डेज होता है, लेकिन नोटिस वाला केस है तो 14 दिन होगा। क्या होगा? 14 दिन होगा। जनरल रूल 45 डेज बोलता है, अगर नोटिस का केस है तो 14 दिन होगा। समझ आया बच्चे लोग एवरीवन? यस और नो? अब ध्यान समझना, अगर डिस्प्यूट स्टिल अनसॉल्व है तो आप अप्लाई कर सकते हो ट्रिब्यूनल को 90 डेज के अंदर। समझ आया बच्चे लोग? फर्दर रेमेडी, इफ डिस्प्यूट रिमेन अनरिजॉल्व्ड एनी पार्टी कैन अप्लाई टू ट्रिब्यूनल। कोई भी पार्टी ट्रिब्यूनल को अप्लाई कर सकता है विद इन 90 डेज फ्रॉम रिसीविंग द रिपोर्ट। रिपोर्ट आया ना, उस 90 डेज के अंदर आप ट्रिब्यूनल को अप्लाई कर सकते हो। समझ आए बच्चे लोग? तो इस तरीके से आप लोग का वॉलेंटरी रेफरेंस और मैकेनिज्म खत्म होता है। तो वॉलेंटरी रेफरेंस किसको जाएगा? आर्बिट्रेटर को जा सकता है। समझ आएगा? लेकिन एग्रीमेंट चाहिए। सबसे पहले किसको जाएगा आप लोग के मैकेनिज्म में? कंसलेशन ऑफिसर को जाएगा। सर दूसरा किसको जाएगा? सर याद नहीं आ रहा। अरे वो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट था ना सर। और तीसरा क्या था सर? वो एनआईटी था। समझ आया बच्चे लोग एवरीवन? इनको पूरा सिविल कोड का ऑलमोस्ट एवरी पावर दे दिया गया। क्लियर बच्चे लोग एवरीवन? यस और नो? ठीक, चलिए अब आप लोग के जो एक्ट के जो कोड के एम्बिट में ना एक नया चीज है, स्ट्राइक एंड लॉकआउट। पहले भी था, अभी भी है, लेकिन थोड़ा ध्यान समझना, इसके नियम कानून थोड़ा अच्छे हैं। स्ट्राइक और लॉकआउट में कोई दिक्कत नहीं है, आप स्ट्राइक लॉकआउट दोनों कर सकते हो। स्ट्राइक जो है ना, ये वर्कर लोग करते हैं स्ट्राइक को। लॉकआउट कौन करता है? ये एम्प्लॉयर करता है। लेकिन ना इसमें एक चीज समझना, जरूरी नहीं ना कि हर बार स्ट्राइक सही तरीके से ही हो और लॉकआउट सही तरीके से हो। जैसे क्या होता है ना, फ्लैश स्ट्राइक एक कॉन्सेप्ट है। फ्लैश जो मतलब पुम, तुम्हारा दिमाग खराब हुआ आज स्ट्राइक में चले गए। अरे ऐसे करोगे ना तो एम्प्लॉयर काम कब करेगा, प्रोडक्शन कब करेगा? भाई उसको भी तो अपने वेंडर्स लोग को जिससे कॉन्ट्रैक्ट करके रखा है, भाई उनको भी तो जवाब देना ना, उनको सप्लाई करना है, सप्लाई चेन में भी मदद करना है। तो क्या है ना कि स्ट्राइक और लॉकआउट ना बहुत जगह प्रोहिबिटेड है और इलीगल भी हो जाता है। अब मैं स्ट्राइक कर रहा था, मैंने बोला हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमने पूरा फैक्ट्री आग लगा दिया। अरे भाई तुम स्ट्राइक कर रहे हो कि मोरल टर्पिट्यूड में आ रहे हो कि तुमको एम्प्लॉयर से कोई दुश्मनी है? तो स्ट्राइक और लॉकआउट जो है ना, लीगल होगा तब तक ठीक है, अदरवाइज ना वेजेस वजेस नहीं मिलता स्ट्राइक लॉकआउट का। ठीक है, आप थोड़ा ध्यान समझना, कोई भी पर्सन स्ट्राइक में नहीं जा सकता जब तक वो 16 डेज का नोटिस नहीं देता, या तो विद इन 14 डेज और बिफोर स्ट्राइक डेट इज मेंशन। थोड़ा ध्यान समझना, 60 दिन नोटिस के बिना नहीं जा सकता, या तो विद इन 14 डेज ऑफ गिविंग नोटिस, एक केस है पब्लिक यूटिलिटी सर्विस, और बिफोर स्ट्राइक डेट मेंशन। स्ट्राइक डेट मेंशन से पहले भी नहीं जा सकते। और लॉकआउट सेम केस। समझ आया कि नहीं बच्चे लोग? इससे पहले आप स्ट्राइक में बिल्कुल नहीं जा सकते, लॉकआउट में भी नहीं जा सकते। समझ आया बच्चे लोग? तो 60 दिन, 14 दिन और जिस दिन मेंशन स्ट्राइक डेट में। ओके, अब समझना, इवन आपका कंसलेशन प्रोसेस चल रहा है। क्या चल रहा है? कंसलेशन। अब सर कंसलेशन क्या होता है? सेटलमेंट तो गया ना भाई, बात तुम क्यों स्ट्राइक करोगे यार? तुम स्ट्राइक क्यों कर रहे हो? हमारी मांगे पूरी करो। अरे कंसलेशन ऑफिसर तो मांग पूरा करवा रहे हैं ना, तो क्यों जाना है आप लोग? समझ आया बच्चे लोग? और उसके बाद 7 दिन तक कर लेना, 7 दिन के बाद मत आना। कंसलेशन प्रोसेस चल रहा है प्लस 7 डेज आफ्टर, उसके बाद स्ट्राइक बिल्कुल नहीं। अब तुम कंसलेशन कर लिए, 7 दिन तक कुछ समझ नहीं आया, अब 15 दिन में क्या करते हो? नहीं हमको मजा नहीं आ रहा है कंसलेशन। अरे यार ऐसा नहीं होता ना यार, हम तुम्हारी बात बस थोड़ी सुनते रहेंगे यार, एम्प्लॉयर को थोड़ी तुम लोग परेशान नहीं कर सकते ना हर बार। समझ आया बच्चे लोग? तो कंसलेशन प्रोसेस चल रहा है और प्लस 7 डेज। ट्रिब्यूनल में अगर केस चल रहा है, ट्रिब्यूनल में केस से तुम स्ट्राइक करोगे, ट्रिब्यूनल क्या करेगा? वो बोलेगा ना भाई मैं तो प्रोसीडिंग कर रहा हूं, तुम क्या चाहते हो उस चीज को। समझ आया बच्चे लोग? तो ट्रिब्यूनल में प्लस 60 डेज आफ्टर, और आर्बिट्रेशन प्लस 60 डेज आफ्टर, और साथ में सेटलमेंट इन फोर्स है। समझौता हो चुका है, जो पैसा देना है, कंपनसेशन देना, वो इन फोर्स है भाई, तुरंत नहीं मिलता, थोड़ा समय लगता है, कोर्ट वोट का मामला है।
उस चीज में आप लोग को स्ट्राइक और लॉकआउट बिल्कुल नहीं करना है। समझ आया बच्चे लोग? तो वापस से सुनो, नोटिस कब देना पड़ेगा? 60 दिन पहले, और नोटिस के 14 डेज विद इन 14 डेज आप स्ट्राइक नहीं कर सकते, और स्ट्राइक डेट मेंशन उससे पहले भी नहीं कर सकते। और कंसिलेशन प्रोसेस प्लस 7 डेज आफ्टर, ट्रिब्यूनल में केस चल रहा है प्लस 16 डेज आफ्टर, आर्बिट्रेशन चल रहा है प्लस 16 डेज आफ्टर, और सेटलमेंट इन फोर्स है। तो समझ आया बच्चे लोग एवरीवन? यस और नो? अब तो ध्यान समझना, आप लोग का स्ट्राइक और जो लॉकआउट है कब लीगल और इलीगल होगा। इलीगल कब होगा पता है? जब इस एक्ट के लीगल प्रोविजन या तो कोई भी कोड के कोई भी एक्ट का अगर प्रोविजन को अगर कंट्रावेंस करता है तो उसको इलीगल स्ट्राइक बोला जाता है। क्या बोला जाता है? उसको इलीगल स्ट्राइक बोला जाता है। और एक चीज थोड़ा ध्यान समझना, कोई भी पर्सन ये जानते हुए कि ये स्ट्राइक इलीगल है, उसके बावजूद भी अगर फंडिंग कर रहा है, तो भाई वो जाने उसका काम जाने, ही विल बी सोल रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। समझ आया बच्चे लोग? उसको शायद पनिशमेंट भी हो सकता है, जो भी चीज हो सकता है। क्लियर है बच्चे लोग? तो कोई भी लीगल प्रोविजन को और या तो गवर्नमेंट ऑर्डर के अगर खिलाफ है तो इसको इलीगल स्ट्राइक और लॉकआउट बोला जाता है। ठीक है? इलीगल कब नहीं है? नॉट इलीगल इफ शुरू में लीगल था, शुरू में लीगल था, बाद में इलीगल हो गया, तो भैया ठीक है, अभी फिलहाल के लिए हमारे कोर्ट के हिसाब से इलीगल नहीं है। ठीक है? और या तो ट्रिब्यूनल में जाने से पहले एग्जिस्ट बिफोर गोज टू ट्रिब्यूनल, केस जो है ना ट्रिब्यूनल में जाने से पहले ही आप लोग का इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट था और लीगल था, शुरू में लीगल था और केस ना ट्रिब्यूनल में जाने से पहले एग्जिस्ट करता था, तो इस केस में आप लोग का इलीगल नहीं होगा। समझ आया बच्चे लोग? अब थोड़ा ध्यान समझना। और कॉन्सेप्ट, वर्कर ने इलीगल स्ट्राइक किया, मैंने उस कारण लॉकआउट किया, तो मैं गलत नहीं, भाई मेरा लीगल है, इलीगल नहीं होगा। एम्प्लॉयर ने इलीगल लॉकआउट किया, जानबूझ के हम लोग को रिमूव कर दिया, काम नहीं देता, हम स्ट्राइक में चले गए, तो हमारा स्ट्राइक लीगल होगा। तो लॉकआउट ड्यू टू इलीगल स्ट्राइक और स्ट्राइक ड्यू टू इलीगल लॉकआउट, तो ये क्या है? इलीगल नहीं कहलाएगा आप लोग का। समझ आया बच्चे लोग एवरीवन? यस और नो? तो वापस समझना, अगर कोई भी स्ट्राइक और लॉकआउट अगर बिगनिंग में लीगल है और ट्रिब्यूनल में जाने से पहले अगर एग्जिस्ट करता है तो नहीं है भैया, इलीगल। समझ आया बच्चे लोग? और लॉकआउट हुआ, आपने लॉकआउट क्यों किया पता है? क्योंकि सामने वाला इलीगल स्ट्राइक करे, अरे यार वो इतना इलीगल स्ट्राइक करे, तोड़फोड़ कर, मैं लॉकआउट कर दूंगा, काम नहीं दूंगा तुम लोग को, तो मैंने क्या गलत किया? मैं लीगल हूं भैया इस टाइम पे। समझ आया कि नहीं? अब क्या हुआ ना, एम्प्लॉयर ने इलीगल लॉकआउट कर दिया, नहीं दूंगा काम, हम बोले स्ट्राइक कर दिए, तो ये लीगल होगा, इस चीज को आप इलीगल नहीं बोल सकते। समझ आया बच्चे लोग एवरीवन? यस और नो? अब थोड़ा ध्यान समझते हैं। अब आप लोग का कॉन्सेप्ट आता है ले ऑफ, रिट्रेंचमेंट एंड क्लोजर। ले ऑफ का नियम क्या होता है पता है तुम लोग को? सर वो ले ऑफ क्या होता है पता है? सर किसी इकोनॉमिक रीजन से काम नहीं देना। सर कौन कौन का रीजन था याद है वो? सर शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल, कोल, एक्यूमुलेशन ऑफ स्टॉक, याद है कि नहीं याद है? हाँ बोलो हाँ। सर वो नेचुरल कैलेमिटी हो गया सर, और या तो मशीन ब्रेकडाउन हो जाता है। ठीक है? ये सब ले ऑफ कंडीशन है, रिट्रेंचमेंट क्लोजर। लेकिन अब पहले क्या था ना, पुराने नियम में 100 और उससे ज्यादा लोग थे तब परमिशन लेना पड़ता था, अब क्या है 300 और उससे ज्यादा में परमिशन लेना पड़ेगा। तो ले ऑफ, रिट्रेंचमेंट और क्लोजर जो है ना वो 300 प्लस वर्कर में अप्लाई नहीं होता, क्योंकि उनके लिए स्पेशल ऑर्डर लेना पड़ता है। और जहां पर 50 से कम वर्कर है या तो सीजनल एस्टेब्लिशमेंट, इसको एकदम ध्यान समझना, केस लॉ बन सकता है। ठीक है? किसके ऊपर अप्लाई नहीं होता? 300 और उससे ज्यादा अगर वर्कर है या तो 50 से कम वर्कर है और या तो सीजनल एस्टेब्लिशमेंट है। तो समझ आया बच्चे लोग एवरीवन? अब थोड़ा ध्यान समझना, ले ऑफ का कंपनसेशन होता क्या? देखो क्या होता है ना, ले ऑफ का मैं आपको वापस एग्जांपल देता हूं। देखो हुआ क्या ना, मैं पेट्रोल पंप का मालिक था। ओके, मुझे रॉ मटेरियल के नाम पे फ्यूल चाहिए थी। क्या चाहिए थे मुझे? फ्यूल चाहिए था। फ्यूल होगा तभी तो मैं पेट्रोल फिल कर पाऊंगा ना। अब ड्यूरिंग द वॉर या कोई कंडीशन से फ्यूल मेरे पास नहीं आ पा रहा है, लेकिन सारे वर्कर मेरे आज भी काम करने के लिए तैयार है। क्या है? मेरे सारे वर्कर आज भी काम करने के लिए तैयार है। ठीक है? लेकिन मैं उनको काम नहीं दे पा रहा हूं, काम नहीं दे पा रहा हूं, मतलब उनके लिए मेरे पास काम ही नहीं है, तो मैं उसको रिमूव तो नहीं कर सकता ना उन लोग को। तो यहाँ पास रिमूव वर्ड मजा नहीं आएगा, तो यहाँ पास ले ऑफ बोला जाता है। लेकिन ले ऑफ में मिलता कंपनसेशन है। क्या मिलता है आपको? कंपनसेशन। आप काम में आए और काम नहीं दे पाए, ले लेना भाई 50%, यही तो नियम दिया हुआ है। समझ आया चलो, रिमूव वर्ड बेकार होता है। तो सबसे पहले कंपनसेशन अगर चाहिए तो सबसे पहले बदली और कैजुअल वर्क करना चाहिए। बदली क्या होता है? अदला बदली जानते हो? एक्सचेंज, बदली, इसके बदले वो काम करना। तो कंडीशन क्या है? बदली और कैजुअल वर्कर नहीं होना चाहिए, उनका नाम जो है मस्टर रोल में होना चाहिए। मस्टर रोल क्या होता है? मेन जो शीट होती है उसमें उसका नाम होना चाहिए, परमानेंट एम्प्लॉय होना चाहिए, और कम से कम 1 साल का उनको कंटिन्यूस सर्विस परफॉर्म करना पड़ेगा। ले ऑफ कंपनसेशन चाहिए, 3 नियम। उसको बदली और कैजुअल वर्कर नहीं होना है। ठीक है? उसका नाम कहाँ होना चाहिए? मस्टर रोल में उसका नाम होना चाहिए। ठीक है? और 1 साल का कम से कम उसके पास कंटिन्यूस सर्विस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 1 साल कम से कम कंटिन्यूस सर्विस होना चाहिए। अब 1 साल कैसे काउंट करेंगे? जैसे नॉर्मली अगर 12 महीना है तो सर उस केस में, माइंस के केस में 190 डेज, अदर्स में 240 दिन। और अगर 6 महीने का अगर केस आता है
तो माइंस में 95 डेज और अदर्स में 240 डेज। समझ आया बच्चे लोग? एवरेज इसको 1 साल बोलते हैं। सर कितना कंपनसेशन मिलेगा? जितना बेसिक और डीए है उसका 50% कंपनसेशन मिलेगा। कितना मिलेगा? जो बेसिक और डीए है उसका 50% आप लोगों को कंपनसेशन मिलेगा। क्लियर है बच्चे लोग? और अगर ले ऑफ 45 दिन से अगर ज्यादा होता है 12 महीने, अब होता क्या ना, देखो तुम काम नहीं दे रहे हो, पेट्रोल पंप मालिक का थोड़ा मेंटेलिटी समझना, तुम काम नहीं दे रहे हो फिर 50% देना पड़ रहा है। वॉर चल रहा है, ईरान यूक्रेन और यूएसए जो भी चीजें, नहीं आ पा रहा पेट्रोल मान लेते, ठीक है, कब तक मैं दूंगा उन लोग को पैसा? भाई मैं तो कमा ही नहीं पा रहा हूँ, लेकिन गवर्नमेंट बोलता है दो। ठीक है, कितना दिन? 45 दिन। भाई 1.5 महीना वेट कर लो, नहीं आया पेट्रोल, ठीक है, रिट्रेंच मार देना। अगर ले ऑफ 45 दिन से अगर ज्यादा होता है 12 महीने में, अब कंपनसेशन नहीं मिलेगा आप लोग को तुरंत। 45 दिन बाद मैं क्या कर दूंगा? आपको रिट्रेंच कर दूंगा। क्या कर दूंगा मैं? रिट्रेंच कर दूंगा। अगर ले ऑफ एक्सीड करता है आप लोग का 45 डेज इन 12 मंथ, 45 दिन से अगर ज्यादा होता है, तो उस केस में कोई कंपनसेशन नहीं दिया जाएगा। वर्कर क्या कर देंगे? रिट्रेंच कर देना। भैया क्या करोगे? भी कहां से पैसा लाओगे आप यार? काम तो चल नहीं रहा। समझ आया बच्चे लोग? एवरीवन यस और नो? लेकिन कंपनसेशन कब नहीं दिया जाएगा ले ऑफ का? तो ध्यान समझना, मैंने आपको एक अल्टरनेट जॉब ऑफर किया। भाई मेरा पेट्रोल पंप में काम नहीं चल रहा है, चलो मैं मान गया, मैं एक इंप्लॉयर हूं, मेरा सेम ना 1 किलोमीटर दूर क्लॉथ की फैक्ट्री है। मैं बोला ठीक है ना यार, यहां काम नहीं कर पा रहे, क्लॉथ वहां क्लॉथ इंडस्ट्री में हल्का सा काम उसको कर ले। भाई तेरे को मैं सेम वेजेस भी दूंगा, उसमें कोई स्किल परफॉर्मेंस जरूरत नहीं, और मैं ही उसका एम्प्लॉयर हूं, तो मैं काहे दूं तेरे को? और मैं तेरे को बोलता हूं उस क्लॉथ में इंडस्ट्री में काम कर। नहीं सर, मैं तो पेट्रोल पंप में, सर मैं पेट्रोल भरने के लिए पैदा हुआ, सर मैं पेट्रोल भरूंगा। अरे गलत बात है यार, ये सब चीजें, सिचुएशन को समझो ना आप। समझ आए बच्चे लोग? क्योंकि ले ऑफ का कंपनसेशन हम कब देते हैं? जब आपको काम नहीं दे पा रहे। मैं काम तो दे रहा हूं ना, टेम्पररी है भाई, परमानेंट तो क्लॉथ इंडस्ट्री में डाल भी नहीं रहा हूं मैं। समझ आया? तो रिफ्यूजल ऑफ अल्टरनेट जॉब, अगर अल्टरनेट जॉब है उसको अगर आप रिफ्यूज कर दे तो कंडीशन क्या है? सेम इंप्लॉयर है, 8 किलोमीटर के अंदर उसको जॉब देना पड़ेगा, और कोई स्पेशल स्किल नहीं चाहिए, और सेम वेजेस ऑफर कर रहे हैं। समझ आया बच्चे लोग? और तो ध्यान समझना, ले ऑफ कंपनसेशन चाहिए ना, तो तुमको दिन में कम से कम एक बार रिपोर्ट करना पड़ेगा। अब जैसे क्या हुआ ना, पेट्रोल पंप में पेट्रोल नहीं आ रहा, तो मैं पेट्रोल पंप में नहीं जा रहा हूँ एज पेट्रोल भरने के लिए ऑपरेटर हूँ, तो भाई तुम तो छुट्टी में हो ना, ले ऑफ कंपनसेशन कैसे मिलेगा? तो कम से कम दिन में एक बार आप लोग को अटेंडेंस लगाना पड़ेगा। समझ आया बच्चे लोग? और ध्यान समझना, स्ट्राइक और जो स्लो डाउन होता है ना प्रोडक्शन, उसमें भी आप लोग को ले ऑफ का कंपनसेशन नहीं दिया जाएगा। समझ आया बच्चे लोग? एवरीवन यस और नो? थोड़ा ध्यान समझना, यहाँ पर क्या बोला गया है। देखो, वर्कर इज नॉट एंटाइटल्ड फॉर कंपनसेशन अगर इफ वर्कर रिफ्यूजेस फॉर सुटेबल अल्टरनेट जॉब। अल्टरनेट जॉब को क्या कर देता है भाई? रिफ्यूज कर देता है। सेम एम्प्लॉयर है, नियर बाय इस्टेब्लिशमेंट विद इन 8 किलोमीटर्स, और वर्कर डज नॉट रिक्वायर स्पेशल स्किल, और या तो सेम जॉब ऑफर, या तो नहीं, मतलब सब सारे साथ में कंडीशन है। ओके, नो कंपनसेशन इफ वर्कर डज नॉट रिपोर्ट फॉर वर्क एटलीस्ट वंस डेली ड्यूरिंग नॉर्मल वर्किंग आवर। नहीं दिया जाएगा कंपनसेशन अगर आप दिन में एक बार भी अगर रिपोर्ट नहीं करोगे तो। समझ आया? नो कंपनसेशन ड्यू टू अदर वर्कर एक्शन, अदर वर्कर के एक्शन के कारण कोई कंपनसेशन नहीं दिया जाएगा। ठीक है, जैसे कि स्ट्राइक कर दिया गया या तो स्लो डाउन कर दिया गया प्रोडक्शन को। समझ आया बच्चे लोग? एवरीवन यस और नो? यस और नो? अब थोड़ा ध्यान समझना। अब फिर क्या आता है ना आप लोग का, यहाँ पास रिट्रेंचमेंट का नियम आता है। किस चीज का नियम आता है आप लोग का? रिट्रेंचमेंट का। तो बच्चे लोग, हम लोग अभी तक जो पढ़ रहे थे वो था ले ऑफ, रिट्रेंचमेंट और क्लोजर के बारे में। हम लोगों ने ले ऑफ को कवर कर लिया है, अब पारी है रिट्रेंचमेंट और क्लोजर को कवर करने के लिए। अब थोड़ा ध्यान समझना कि ये जो रिट्रेंचमेंट ऑफ वर्कर होता है, इसके लिए कंडीशन ये दिया गया है कि अगर कोई भी पर्सन 1 साल की अगर कंटिन्यूस सर्विस कर लेता है, कितने साल की? अगर वो 1 साल का अगर कंटिन्यूस सर्विस कर लेता है, तो आप उसको ऐसे रिट्रेंच नहीं कर सकते। अगर आपको उसको रिट्रेंच करना है तो उसके लिए आपको कुछ कुछ कंप्लाई करने पड़ेंगे। सबसे पहले कम से कम आप लोग 1 महीने पहले की नोटिस देनी पड़ेगी। क्या देना पड़ेगा? कम से कम 1 महीने पहले की नोटिस देनी पड़ेगी, और रीजन भी बताना पड़ेगा। और अगर ऐसा नहीं कर पा रहे हैं, आप लोगों को वेजेस देना पड़ेगा इन लिeu ऑफ नोटिस। आप नोटिस नहीं दे पाए, उसी कारण 1 महीने का आपको वेजेस देना पड़ेगा। ठीक है, कंपनसेशन कितना दिया जाएगा? रिट्रेंचमेंट का जो कंपनसेशन होगा, जो आपने लास्ट ड्रॉन सैलरी था, 15 दिन का लास्ट ड्रॉन सैलरी, मतलब आप जो काम किए थे जस्ट 15 दिन पहले, जितना आप लोग का सैलरी रहेगा उतने का आप लोग को कंपनसेशन दिया जाएगा फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर्स। अगर मैंने 5 साल काम किया, 5,000 का मेरा अगर 15 दिन का सैलरी है, तो 5,000 इंटू 5 करूंगा मैं। समझ आया बच्चे लोग? और इसका नोटिस जो है वो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट एजी को भी सर्व होगा। तो ध्यान समझना, अगर किसी भी वर्कर को अगर रिट्रेंच करना है, और अगर उसने 1 साल तक की कंटिन्यूस सर्विस कर ली, कितने साल तक की? 1 साल की अगर कंटिन्यूस सर्विस कर ली, तो क्या करना पड़ेगा? नोटिस देना पड़ेगा उस पर्सन को 1 महीना पहले एडवांस में।
जिसको प्रायर नोटिस बोलते हैं। रीजन बताना पड़ेगा, और अगर ऐसा नहीं कर पा रहे हैं आप लोग तो आपको वेजेस देना पड़ेगा इन द लीव ऑफ नोटिस। ठीक है, कंपनसेशन कितना जाएगा सर? 15 दिन का एवरेज पे का सैलरी जाएगा। क्लियर है बच्चे लोग? अब तो ध्यान समझना, रिट्रेचमेंट कौन होगा सबसे पहले? देखो, लास्ट कम फर्स्ट गो का नियम लागू होगा। क्या होगा तुम लोग का? लास्ट कम फर्स्ट का, जो आखिरी आया वो आप लोग को पहला जाएगा, ऐसे रिट्रेंचमेंट होगा। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान समझना, आपने रिट्रेंच किया मतलब आपने वर्कर को रिफ्यूज कर दिया कि हम आपको काम देंगे। ठीक है, और अगर आप हायर करते हो विद इन 1 ईयर, रिट्रेंच करने के 1 साल के अंदर अगर आप हायर करते हो तो जो पर्सन रिट्रेंच हुआ है उसको पहले अपॉर्चुनिटी और पहला प्रेफरेंस दिया जाएगा ओवर द अदर अपॉइंटमेंट के लिए। ओके, समझ आए बच्चे लोग? एवरीवन, यस और नो? तो यहां पर अगर मैं पॉइंट को बोलूं तो ध्यान समझिएगा, देखो यहां पर क्या लिखा गया है, इफ एन एम्प्लॉयर हायर्स विद इन 1 ईयर ऑफ रिट्रेंचमेंट, अगर रिट्रेंचमेंट के 1 साल के अंदर हायर करता है अगर, ही मस्ट गिव रिट्रेंच्ड वर्कर इंडियन सिटीजन एन अपॉर्चुनिटी फॉर री एम्प्लॉयमेंट एंड दोज हु अप्लाई शेल बी गिवन प्रेफरेंस ओवर अदर। उनको अपॉर्चुनिटी देना चाहिए, और अगर उन लोगों ने अप्लाई भी कर दिया तो उनको प्रेफरेंस देना पड़ेगा, क्योंकि आपने रिट्रेंच किया, हो सकता है काम वापस चालू हो गया, तो आपको जिसको आपने रिट्रेंच किया उसको वापस से आपको मौका देके चलना पड़ेगा। तो हो गया आप लोग का रिट्रेंचमेंट का प्रोविजन। फिर आता है आप लोग को क्लोजर। तो ध्यान समझना, कोई भी एंटिटी को अगर आप क्लोज करना चाहते हो तो आपको अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को प्रायर 60 डेज का नोटिस देना पड़ेगा। सर कितने दिन का देना पड़ेगा? 60 दिन का, मतलब 2 महीने पहले का नोटिस देना पड़ेगा रीजन के साथ। लेकिन ये नोटिस कब एप्लीकेबल नहीं होगा? अगर आप कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट वाले हो, मतलब आपका कंस्ट्रक्शन का काम होता है और या तो आपके पास 50 से कम वर्कर है, लेस देन 50 वर्कर और कंस्ट्रक्शन वर्कर है, तो इस केस में अंडरटेकिंग में नियम एप्लीकेबल नहीं होगा। समझ आया बच्चों लोग? लेकिन कुछ कुछ केसेस में गवर्नमेंट आपको रिलैक्सेशन दे सकता है, जैसे कि अंडरटेकिंग में स्टेब्लिशमेंट में एक्सीडेंट हो गया तो आप 60 दिन का तो वेट करोगे नहीं, या तो एम्प्लॉयर ही पड़ गया, एम्प्लॉयर को यमराज ने बुला लिया, या तो एम्प्लॉयर की डेथ हो गई, तो उसके में 60 डेज कहां वेट करोगे आप लोग? और अगर नेचुरल कैलेमिटी आ गया, तो इन 3 चीजों के स्पेशल सिचुएशन में नोटिस में रिलैक्सेशन दिया जाता है। क्लियर बच्चों लोग? एवरीवन, यस और नो? तो इस तरीके से तुम लोग का स्पेशल प्रोविजन, ले ऑफ, रिट्रेचमेंट और क्लोजर खत्म होता है। अब इसका थोड़ा ध्यान समझना, एक नया जो आया है आप लोग का वर्कर री स्किलिंग फंड, ये आप लोगों ने फीचर्स में ऑलरेडी पढ़ा है। देखो क्या होता है ना, जो वर्कर रिट्रेंच हो जाते हैं, देखो भैया वर्कर हो गया रिट्रेंच, अब पैसा तो कमाएगा नहीं, थोड़ा समय लगेगा भाई उसको, तो उसमें क्या दिया गया है, एक वर्कर रीस्किलिंग फंड बनाया गया। तो उसमें पैसा कहां से आएगा? हर एम्प्लॉयर को हर वो वर्कर जो रिट्रेंच होगा उसके 15 दिन के सैलरी को उस फंड में डिपॉजिट करना पड़ेगा। मतलब जैसे कि मैं एज अ एम्प्लॉयर किसी पर्सन को अगर रिट्रेंच करता हूं तो उसके 15 दिन का ऑन एंड एवरेज सैलरी को मुझे उस रीस्किलिंग फंड में डालना पड़ेगा। किस कारण? ताकि उनको सपोर्ट हो पाए। पैसा कहां से आएगा? एम्प्लॉयर देगा या तो गवर्नमेंट बताएगा कि अदर कौन से सोर्स से आएगा, और इस पैसे को यूज करना है। मेरा बोलने का मतलब है कि वर्कर के अकाउंट में 45 डेज के अंदर, समझ आए कि नहीं, जो रिट्रेंच हुआ, रिटायरमेंट जज द केस में जो भी चीज है, वहां से 45 डेज के अंदर उनको पैसा उनके अकाउंट में क्रेडिट हो जाना चाहिए। ये होता है आप लोग वर्कर रिस्किलिंग फंड। क्लियर है बच्चों लोग? एवरीवन, यस और नो? अब जो नया कॉन्सेप्ट हुआ है अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस, थोड़ा ध्यान समझना बच्चों लोग। क्या पता है पेपर है देखने मिले आप लोग को डायरेक्ट क्वेश्चन के नाम पे, क्योंकि कुछ कुछ ऐसे केसेस होते हैं जो गलत है। अच्छा गलत है वो कहां दिया गया? वो सेकंड शेड्यूल में दिया गया। कहां दिया गया? सेकंड शेड्यूल में। देखो होता क्या है ना, चाहे आपका इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट रजिस्टर्ड हो या ना हो, कोई मतलब नहीं, लेकिन अनफेयर तो अनफेयर है। जैसे कि एम्प्लॉयर क्या कर रहा है? फेवरिटिज्म अपना रहा है, किसी ट्रेड यूनियन को सपोर्ट कर रहा है, ठीक है, इलीगल लॉकआउट कर रहा है। अब इधर वो लोग क्या कर रहे हैं, मान लेते हैं कि वर्कर लोग क्या कर रहे हैं, एम्प्लॉयर वो लोग जबरदस्ती काम नहीं कर रहे हैं, इलीगल स्ट्राइक कर रहे हैं, तो भाई वो भी तो अनफेयर है ना। तो अनफेयर लेबर प्रैक्टिस यहां पर 2 तरीके से बताया गया, एक होता है ऑन पार्ट ऑफ एम्प्लॉयर, एक होता है ऑन पार्ट ऑफ एम्प्लॉय। अब थोड़ा ध्यान समझना, ऑन पार्ट ऑफ वर्कर और एम्प्लॉयर के बारे में समझते हैं। सबसे पहले हम लोग यहां स्टार्ट करते हैं आप लोग का ऑन द पार्ट ऑफ एम्प्लॉयर। सबसे पहले इंटरफेयर विद ट्रेड यूनियन राइट्स। थोड़ा ध्यान समझना, कोई भी एम्प्लॉयर वर्कर के जो ट्रेड यूनियन बना गया है और ट्रेड यूनियन के राइट्स हैं उसमें बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं कर सकता। मतलब किसी को ये नहीं बोल सकता कि अगर आप यूनियन ज्वाइन करोगे तो मैं आपको रिमूव कर दूंगा, धमकी नहीं दे सकते आप, ठीक है। वो धमकी नहीं दे सकता कि मैं लॉक आउट और क्लोजर कर दूंगा अगर यूनियन फॉर्म होगा, तो ये तो गलत बात है यार। मतलब उनका अधिकार है यूनियन फॉर्म करना, आप लोग कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में चीज पता होगा, राइट टू फॉर्म एन एसोसिएशन। समझे बच्चे लोग? तो अगर कोई पर्सन को मैं धमकी देता हूं कि अगर तूने यूनियन ज्वाइन किया तो मैं यहां पर लॉकआउट कर दूंगा, तो ये क्या है? अनलॉफुल, अनफेयर प्रैक्टिस है। आप लोगों को समझ आया कि नहीं है? गिव वेज इंक्रीजेस टू वीकेन यूनियन एक्टिविटी, मैं क्या कर रहा हूं, उन लोग को ज्यादा वेजेस दे रहा हूं ताकि यूनियन की एक्टिविटी वीक हो जाए, ये गलत बात है। या तो डोमिनेशन ऑफ ट्रेड यूनियन,
मतलब ट्रेड यूनियन के एक्टिविटी को डोमिनेट कर रहा है एम्प्लॉयर, तो गलत बात है ना, ट्रेड यूनियन एक अलग चीज होती है, आप ट्रेड यूनियन को डोमिनेट नहीं कर सकते। और या तो एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्ड यूनियन, यूनियन किसके लिए होता है, किसके लिए होता है, वर्कर के लिए होता है, उसको एम्प्लॉयर को बिल्कुल भी स्पॉन्सर नहीं करना है। ओके, ध्यान समझना, डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वर्कर फॉर यूनियन एक्टिविटी, तो ध्यान समझना, अगर यूनियन को लेकर अगर एक्टिविटी हुआ तो उसके इसमें डिस्क्रिमिनेशन बिल्कुल नहीं रहना है। समझ आया बच्चे लोग, उनके बीच में डिवीजन नहीं करना है आप लोग को। जैसे मान लेते हैं मान लेते हैं कि आप लोग का दो ट्रेड यूनियन था, तो एक ट्रेड यूनियन का आप सही बोल रहे हो, दूसरे ट्रेड यूनियन को गलत बोल रहे हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है, वो उनका मुद्दा, एम्प्लॉयर को सब चीज में बिल्कुल नहीं फंसना है। फिर आता है अनफेयर डिसमिसल ऑफ वर्कर, आप जानबूझ के किसी पर्सन को विक्टिमाइजेशन और बैड फेथ में एक्शन ले रहे हो, जैसे कि तुमको लगता है कि आदमी बेकार है, मेरे खिलाफ केस फाइल कर सकता है, तो तुमने क्या किया, रिमूव किया, बिल्कुल नहीं। विक्टिमाइजेशन करना या बैड फेथ एक्शन करना, या तो फॉल्स एलिगेशन लगाना, या तो नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल को इग्नोर करना, ओके, और या तो डिसप्रोपोर्शनेट पनिशमेंट फॉर माइनर करना, छोटा सा उसने कंडक्ट किया उसके लिए आपने बहुत बड़ा पनिशमेंट दे दिया, तो गलत बात है ना। और या तो ब्रेकिंग स्ट्राइक, अब हुआ क्या ना, स्ट्राइक में गए कौन लोग, मान लेते हैं कि रेगुलर वर्कर लोग गए, तो मैं कॉन्ट्रैक्टर गिविंग रेगुलर वर्क टू कॉन्ट्रैक्टर टू ब्रेक स्ट्राइक, अब मैंने कॉन्ट्रैक्टर लोगों को काम दे रहा हूं कि स्ट्राइक को लोग बंद कर देंगे, तो गलत बात है ना, स्ट्राइक कुछ मांग के लिए किया जा रहा है, तो मांग को पूरा करो ना, काहे नए लोगों को ला रहे हो, ठीक है। मालाफाइड ट्रांसफर, देखो मालाफाइड मतलब होता है आप लोग का बैड इंटेंशन, बोनाफाइड मतलब होता है गुड इंटेंशन, आप ट्रांसफर करो गलत इंटेंशन से, ओके। और या तो गुड कंडक्ट बॉन्ड के लिए फोर्स कर दो, ध्यान समझना, वर्कर लोग को स्ट्राइक खत्म करने से पहले साइन करा रहे हो, काम चालू करने से पहले, कि आप जो भी काम करोगे सही तरीके से करोगे, जैसा मैं बोलूंगा वैसे करोगे, ये बिल्कुल नहीं हो सकता, तो ध्यान समझना, गुड कंडक्ट बॉन्ड साइन कराना भी गलत है। फेवरेटिज्म करना मतलब बायस करना यार, मेरा बोलने का मतलब है एक को तुम सही बोल रहे हो एक को गलत बोल रहे हो यार। या तो वर्कर लोग को टेम्पररी रखना, ये थोड़ा ध्यान समझना, बदली और कैजुअल वर्कर को ईयर पूरे साल भर काम करा देना ताकि उनको बेनिफिट ना देना पड़े, ये भी गलत है। जहां रेगुलर काम होता है, रेगुलर नेचर का काम होता है, वहां तुम रेगुलर वर्कर रखो ना, तुम क्यों यहाँ पास कैजुअल और बदली वर्कर रख रहे हो, तो उस केस में ये होने वाला है बच्चे लोग कि उसको बेनिफिट नहीं मिलेगा, तो ये तो गलत बात हो गया, ठीक है। वर्कर को विक्टिमाइजेशन करना, पनिशमेंट करना अगर वो एविडेंस देता है, और या तो कंप्लेंट फाइल करता है, और या तो स्ट्राइक में है तो हम लोग नया वर्कर हायर कर दिया, ये भी गलत है, ठीक है। और या तो कुछ सेटलमेंट या अवार्ड आया है, कुछ सेटलमेंट या अवार्ड आया है तो उसको मैं फॉलो नहीं कर रहा हूं, कोर्ट ने बोला कि आपको 1 लाख का कंपनसेशन देना है तो मैं फॉलो नहीं कर रहा हूं, तो ये भी गलत बात है, ठीक है। या तो वॉयलेंट एक्ट में, या तो वॉयलेंस एक्ट में मैं यहां पास इंगेज हो रहा हूं, और या तो मैं रिफ्यूज करता हूं बार्गेन के लिए, नॉट बार्गेन इन गुड फेथ विद रिकॉग्नाइज्ड यूनियन, जो यूनियन उसके साथ मैं बार्गेन में नहीं जा रहा हूं, जबकि यूनियन को कलेक्टिव बार्गेन के लिए बनाया गया, ठीक है। और या तो मैं इलीगल लॉकआउट करता हूं, तो ऐसे करके यहाँ पर 16 पॉइंट है, लेकिन कम से कम आप लोगों को 10 से 12 पॉइंट याद होने चाहिए अगर पेपर में आते हैं, तो मेन हेडिंग तो याद होना चाहिए, और साथ में उसके अंदर के टर्म्स आप बना के लिख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ओके। तो ध्यान समझना, इसको याद करने के लिए मैं कोड बनाया, वो कोड है आप लोग का शिफ्ट डिवाइडेड ऑन बग, शिफ्ट डिवाइडेड ऑन बग, इसको आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिए, लगे यार शिफ्ट डिवाइडेड ऑन बग। देखो एस मतलब होता है आप लोग का स्पॉन्सर्ड यूनियन, एच मतलब होता है हायरिंग ड्यूरिंग स्ट्राइक, आई मतलब होता है इंटरफेयर विद ट्रेड यूनियन राइट्स, एफ मतलब फेवरेटिज्म, टी मतलब होता है ट्रांसफर करना मालाफाइड में, डी मतलब होता है डोमिनेंस पोजीशन, आई मतलब अगेन इंटरफेरेंस, वी मतलब वॉयलेंस एक्ट होता है आप लोग का, आई मतलब होता है इलीगल स्ट्राइक, डी मतलब होता है डिक्लेयर इलीगल लॉकआउट, ठीक है। इनफोर्स करना रॉन्ग कंडक्ट, और डिस्क्रिमिनेशन करना अगेंस्ट द वर्कर, डी हो गया। अब बग में बी मतलब होता है ब्रेकिंग स्ट्राइक, यू मतलब होता है अनफेयर डिसमिसल, और जी मतलब क्या होता है गुड कंडक्ट बॉन्ड, गुड कंडक्ट बॉन्ड में जबरदस्ती फोर्स करना। समझ आया बच्चे लोग, तो ये किसके में है, ये ऑन पार्ट ऑफ एम्प्लॉयर है, ओके। तो ध्यान समझना, अब एम्प्लॉय के हम समझते हैं। देखो भैया वर्कर जो है ना उनको भी ध्यान रखना पड़ेगा, वर्कर लोगों को इलीगल स्ट्राइक सपोर्ट नहीं करना है, जैसे कि एम्प्लॉयर जो है ना इलीगल लॉकआउट नहीं कर सकता ना, वैसे ही यहां पास वर्कर जो है इलीगल स्ट्राइक भी नहीं कर सकता। और आप किसी पर्सन को कोअर्सन नहीं कर सकते यार, वर्कर को, कि उसको धमकी दे रहे हो कि तेरे को यूनियन ज्वाइन करना या नहीं करना है, या तो नॉन स्ट्राइकिंग कर रहे हो उसको तुम मारपीट दे रहे हो, कोअर्सन कर रहे हो, धमकी दे रहे हो, तो गलत बात है ना, उसका खुद का राइट्स है। और या तो रिकॉग्नाइज यूनियन रिफ्यूजिंग कलेक्टिव बार्गेनिंग, या तो जो यूनियन है खुद बोल रहे हैं कि हम कलेक्टिव बार्गेनिंग नहीं करेंगे, अरे तुम कलेक्टिव बार्गेनिंग के लिए बनाया गया यार, हम कलेक्टिव बार्गेनिंग करेंगे तो अच्छी बात नहीं है, ठीक है। और या तो कोअर्सिव एक्शन ड्यूरिंग सर्टिफिकेशन प्रोसेस, क्या हो रहा है ना कि बार्गेनिंग के टाइम पे आप किसी रिप्रेजेंटेशन को लेके आ रहे हो, एज द केस में भी जिसमें आप लोग क्या हो रहा है कोअर्सिव प्रोसेस में ना एक्शन ढंग से आ नहीं पा रहा, ठीक है। कोर्सिव एक्टिविटी जैसे कि गो स्लो, धीरे काम करो, घेराव मतलब सराउंडिंग वाला घेर ले रहे हो तुम लोग फैक्ट्री को, स्क्वेटिंग आफ्टर वर्क आवर, काम खत्म होने के बाद तुम वहीं बैठ गए हो यार, ये तो गलत बात है, समझ आया सबको, एवरीवन इसको कोर्सिव एक्टिविटी बोला जाता है। फिर डिमॉन्स्ट्रेशन एट रेसिडेंट मतलब
एम्प्लॉयर के घर में जाके आप प्रोटेस्ट कर रहे हो तो गलत बात है। तुम प्रोटेस्ट करना है तुम फैक्ट्री में करो ना, कहाँ एम्प्लॉयर के घर में जा रहे हो, ठीक है। फिर आता है डैमेज टू प्रॉपर्टी, आप लोग एम्प्लॉयर के प्रॉपर्टी को जानबूझकर डैमेज करते हो तो ये फिर आप लोग का अनफेयर लेबर प्रैक्टिस माना जाएगा। अगर तुम लोग वर्कर के अगेंस्ट या तो थ्रेट या फोर्स लाते हो, उनके खिलाफ कौन ला रहा है, ट्रेड यूनियन ला रहा है, तो क्या तो कोई वर्कर ही कर रहा है किसी वर्कर के ऊपर वायलेंस एक्टिविटी, तो गलत बात है। समझ आया बच्चे लोग। तो ऐसे करके आप लोग के कुछ कुछ इंप्लॉयज के बिहाफ में भी, मतलब वर्कर के बिहाफ में भी है। तो सर इसको याद करने के लिए कुछ है बेटा, तो ध्यान समझना। सीआरपी आरबीआई वायलेंस, सी मतलब होता है आप लोग का कोअर्सन, आर मतलब होता है रिफ्यूजल टू बार्गेन, पी मतलब होता है प्रॉपर्टी डैमेज, और आर मतलब होता है रेसिडेंट, बी मतलब होता है बार्गेनिंग रिप्रेजेंटेटिव, आई मतलब होता है इलीगल स्ट्राइक, और वी मतलब होता है वायलेंस। समझ आया बच्चे लोग, एवरीवन यस और नो। अब इसके बाद आप लोग का जो प्रोविजन बचता है वो पेनाल्टी का बचता है, जो 50% में कंपाउंडिंग होता है, 75% में होता है, और 5 साल बाद नहीं हो पाता वापस से, एज द केस में जो भी चीज है ऑफेंस वाली, वो छोटा सा चीज है। अब तो ध्यान समझना, यहां पास आप लोग का इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड खत्म होता है, मेजोरिटी जो पेपर में आने लायक है। ओके समझा बच्चे लोग, होप यू ऑल अंडरस्टैंड द टॉपिक। अगर कुछ भी डाउट होता है जैसे आप श्योरली यहाँ पर कमेंट कर सकते हैं। वेट करिए बच्चे लोग, बहुत ही जल्दी आप लोग को दूसरे कोड का वीडियो भी अपलोड हो जाएगा। थैंक यू।